प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम वुड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजा गोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेबल वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार की बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना
परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। कथन सत्य है पर कारण गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? एक, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3, वह बहुदलीय निकाय थी। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ए और डी, बी ए और बी, सी बी और सी, डी ए बी सी और डी। इसका सही आंसर है ए और डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया जाना था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।